जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम चल रही है। 4 अगस्त 2023 का जो एग्जाम हुआ है, अभी तक प्राप्त सभी प्रश्नों की स्पेशल तरीके से एनालिसिस, जैसा कि हेलो शिक्षा हर बार लेकर आता है, प्लस मैक्सिमम आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं। तो आइए सारे प्रश्नों को स्पेशल तरीके से मैप पर, ग्राफिक्स पे, 2D इमेजेस पे, 3D इमेजेस पे अलग अलग तरीके से देखते हैं, जो कि एकदम से एग्जाम में आए हुए प्रश्न, आगे की शिफ्ट में आने वाले प्रश्न तथा उनको कैसे हम तुरंत याद कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न जो एक बार हम देख लें तो हमारी मेमोरी में फीड हो जाए। कुछ इस प्रकार से देखिए, ग्राफिक्स से तैयार किए हुए प्रश्न की पूरी डिफिनेशन, क्योंकि अब जो है एग्जाम में एसएससी केवल स्टैटिक जीके नहीं बल्कि डिफिनेशन पूछ रहा है, तो इन सब पर फोकस करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अर्धचालक नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात अब सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में एक समर्पित नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। आप जानते हैं सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन में, और सेमीकंडक्टर है क्या? कंडक्टर आप देख सकते हैं जो इस तरह की चिप लगी होती है आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में, गेम, वीडियो गेम्स में, तमाम जगह पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है गुजरात ने लॉन्च किया और उसका उत्पादन शुरू किया गया है। तो यह एक बेहतरीन पॉलिसी है दोस्तों, इसको भी आप जानते रहिए। सेमीकंडक्टर है क्या? पढ़ते तो बार बार हैं, अर्धचालक अर्धचालक पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको देखे नहीं है, तो यही है। अगर जो लोग कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड से होंगे तो लोग तो जानते ही होंगे। धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? इन विच आर्टिकल द रिलीजियस फ्रीडम मेंशन। तो समझिए 25 से 28 के बीच में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। एक मौलिक अधिकार है ये जो है। रिलीजियस फ्रीडम क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और मौलिक अधिकार से लगातार प्रश्न पूछता है। 14 से लेकर के 32 तक के मौलिक अधिकारों को हर रोज परीक्षा के किसी न किसी शिफ्ट में डाल देता है। तो सबको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए कई बार बताता हूं। सम मतलब समानता का अधिकार 14 से 18, अस्तर से स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। 23 कई बार पूछा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज धार्मिक वाला पूछ दिया था, ध से धार्मिक, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 जो पूछा वो प्रश्न है। संस्कृति वाला कई बार पूछा है, 29 से 30। और संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, यहां से प्रश्न कई बार रिपीट करता है। स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू की गई थी? तो 2015 की एक योजना है स्मार्ट सिटी, जो पीएम द्वारा, आप जानते हैं कि पीएम साहब द्वारा लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो शहरों को स्मार्ट बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है। अगर पूछते स्मार्ट सिटी में है क्या, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, एजुकेशन हाई क्वालिटी हो गई, स्मार्ट इन्वायरमेंट होगा, है ना, एयर पॉल्यूशन को कम किया जाएगा, ओपन डेटा, स्मार्ट बिल्डिंग्स, स्मार्ट होम, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट। मतलब कहने का मतलब कि चीजों को डिजिटलाइज कर दिया जाएगा और स्मार्ट तरीके से सारा काम, जैसे बेसिक मोबाइल को हटाकर स्मार्ट मोबाइल आपके लिए आ गया, स्मार्टफोन आ गया, कुछ उसी प्रकार आपका शहर भी स्मार्ट हो जाएगा। खैर अभी क्या है वो तो आप लोग अपने शहर में देख ही रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी का मेन कॉन्सेप्ट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल शहरी जनसंख्या 377 मिलियन से अधिक थी, जो कुल जनसंख्या का 31.16% है। इसको तो आप याद रखेंगे। अब अगर राज्यों में पूछता है, तो तमिलनाडु में सबसे अधिक शहरीकृत राज्य बना हुआ था, जिसमें 48% आबादी जो है शहरी क्षेत्रों में रहती थी। इसी के बाद केरल 47% पे था, महाराष्ट्र 45% पे था। लेकिन अगर ग्रामीण की बात करें, तो चूंकि भारत में मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रामीण है, देखिए यह 377 है, तो यह 833 मिलियन जनसंख्या 2011 के डेटा के अनुसार, चूंकि अभी वही सेंसस आया ही है। हिमाचल प्रदेश में 89.97% ग्रामीण आबादी निवास करती है। सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, आप इसको भी जानते रहेंगे। और इसके बाद दूसरा स्थान जो है बिहार का आता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है। यही चार्ट आप याद कर लीजिए, एक नंबर यहाँ से हर सुरक्षित हो जाएगा। हर एक शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न आ जाता है। बांसुरी, शिव कुमार शर्मा संतूर वाले हैं, ठाकुर भीखम सिंह मृदंग, बिस्मिल्लाह खान सहनाई, जाकिर हुसैन खान तबला, अमजद अली खान सरोद। बिस्मिल्लाह खान सहनाई का देखिए यहाँ पर आपको इमेज लगा हुआ है, भारत रत्न प्राप्त है बिस्मिल्लाह खान। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछता है।
एक नया कुछ इस तरह से प्रश्न है, टूसू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? टूसू पर्व देखिए हमारी टीम ने यहाँ लगा भी दिया है, एडिटर महोदय ने। टूसू पर्व यह महिलाएं जो है झारखंड की महिलाएं जो है आदिवासियों द्वारा एक जो है कुर्मी, झारखंड की कुर्मी और आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह जाड़ों में फसल कटने के बाद पौष के महीने में मनाया जाता है। 15 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति तक लगभग एक महीने तक यह चलता है। टूसू का अर्थ है जो है कुंवारी, तो कुछ उस तरह की जो है महिलाएं अपना एक ऐसे बना करके अपना मंदिर टाइप का लेकर के जा रही है। ये टूसू पर्व है। आदिवासियों का आप जानते हैं स्पेशल फेस्टिवल उनके होते ही हैं। तैराकी कुंड की चौड़ाई दोस्तों आज पूछा हुआ था यहाँ से प्रश्न। तो दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए, तथा अपने जो भी दोस्तों के ग्रुप हैं या फिर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक यह वीडियो पहुंचाइए। क्वालिटी कंटेंट तैयार करता हूं दोस्तों, क्वालिटी कंटेंट तैयार करने में थोड़ा समय भी लगता है, इसलिए कभी कभी अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों द्वारा भेजे गए हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पे उन सबको शामिल किया गया है। लास्ट के शिफ्ट के कुछ कम प्रश्न मिलेंगे क्योंकि उनको अगले दिन जो है 5 तारीख वाले में शामिल कर लिया जाएगा, 5 अगस्त वाले में। फिलहाल आज के जितने भी प्रश्न मिले हैं उनको मैं लेकर के आया हूँ। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अपना सपोर्ट दें। गवर्नमेंट जॉब से जो समय मिलता है दोस्तों आपके लिए कुछ इस प्रकार का कंटेंट तैयार करने की कोशिश करता हूं। कभी कभी ड्यूटी में फंस जाने की वजह से जो है क्लासेस नहीं भी ला पाता हूं, तो आप लोग थोड़ा नाराज ना हुआ करिए और जो है अपनी स्टडी को जारी रखिए। अब चलिए देखते हैं तैराकी कुंड की चौड़ाई वाला प्रश्न। तैराकी कुंड, इसमें जल की गहराई जो है कितनी होती है? 1.8 मीटर होती है, जो है इससे लगभग अधिक ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। इसकी लंबाई जो है पानी के तल से 0.3 मीटर ऊपर तथा 0.3 मीटर नीचे छूट होती है, मतलब एक इनका जो छूट का रेशियो होता है। लेन में जो है 8 लेन होती है, इनकी चौड़ाई 2.5 मीटर जो है। लेन जैसे लेन बनी हुई है अलग अलग, इनकी चौड़ाई जो है 2.5 मीटर होती है, रस्सियों से बधी होती है। देखिए रस्सियां हैं और ये जो है इस तरह से लेन बनी है। तो 2.5-2.5 मीटर की लेन है, सब लोग अपनी अपनी लेन में रनिंग करते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से समझना वाकई कितना आसान हो जाता है कॉन्सेप्ट। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना क्रांतिकारी सेनानी, पत्रकार और वकील भी जो थे श्याम कृष्ण वर्मा ने की थी। इनको भी आप जानते हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो एक सेनानी भी थे, पत्रकार भी थे, वकील भी थे। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने किया हुआ था। ये देखिए लंदन में लहराता हुआ इंडिया का झंडा। इंडिया हाउस एक छात्रावास था जो एक किराए पर घरों को ढूंढने के समय में नस्लवाद का सामना करने वाले छात्रों को आवास प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था, आप जानते हैं। अब एक जलवायु का प्रश्न आता है, कई लोगों ने भेजा कि जो है यहाँ से ये वाला जो नीचे पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट से प्रश्न था शायद कि कौन सी जलवायु भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, नहीं करती है। तो सहारा रेगिस्तान जो है भारत के मानसून को प्रभावित नहीं करता है, कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब जलवायु, भारत की जलवायु से प्रश्न अगर बन रहा है तो मैं तो चाहूंगा कि मैप पर पूरी जलवायु को एक बार रिवाइज कर लीजिए, लेकिन अब क्योंकि यहीं से प्रश्न हर शिफ्ट में आएगा। जो व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया, जो किस प्रकार की जलवायु भारत में है। तो भारत में दोस्तों एक शब्द आप ध्यान रखेंगे, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय है और मानसूनी है, इसको भी याद रखेंगे, मानसूनी जलवायु। मानसून का समय जून की शुरुआत से लेकर सितंबर के मध्य तक रहता है। 100 से 120 दिनों तक जो है वर्षा करता है। मानसून के आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, कई दिनों तक जारी रहती है दोस्तों। मानसून प्रस्फोट आप जानते होंगे, कई बार प्रश्न पूछता है मानसून प्रस्फोट या मानसून का फटना क्या है। तो मानसून फटना की घटना जो है अधिक मात्रा में बरसात का होना मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। मानसून जून के प्रथम सप्ताह में भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से, माने यहाँ से आप देखेंगे कि इस तरह से प्रवेश करता है, आपका केरल और तमिलनाडु के तट से यहाँ से जो है मानसून प्रवेश कर रहा है। और यह भारत के सारे क्षेत्रों में जाकर के 1 जून, 5 जून, 10 जून, 15 जून, जुलाई, इस तरह से सब क्षेत्रों में जाकर के यह जो है वर्षा करता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। यह भारतीय मानसून मैप पर सबसे पहले वर्षा कहाँ होगी? दक्षिण भारत में आप देखते हैं, जैसे तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, इन सब क्षेत्रों में जो है, आंध्र प्रदेश वाली, ये जो दक्षिण भारत के एरिया पे वर्षा होगी। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, मध्य भारत को क्रॉस करते हुए उत्तरी भारत में भी वर्षा करेंगे। जाड़े में एक प्रश्न पूछता है, जाड़े में भारत में वर्षा इस तरह से जो है, नॉर्थ इंडिया में जो वर्षा होती है वो आपकी भूमध्य रेखा से इधर से जो है भूमध्य सागरी जलवायु से जो है, आप एक सुने होंगे पश्चिमी विक्षोभ, उसके द्वारा जो है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में जाड़े में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसको भी ध्यान रखेंगे। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस जगह से हुई थी? तो जगह की बात करें तो 10 मई को 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ के शहर से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने की थी। आप इसके बारे में मंगल पांडे वाली घटना अच्छे से जानते होंगे, जो है कई बार जो है आपने इसको पढ़ा भी होगा। तो
मेरठ से दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा फिलहाल। अब प्रश्न देखिए बन क्या सकता है, कहाँ से प्रश्न चेंज होंगे। तो विद्रोह का स्थल कहाँ से, कौन विद्रोह, चूंकि 1857 की क्रांति से अगर प्रश्न आने लगे हैं तो लगातार आएंगे, यह ट्रेंड रहा है दोस्तों। एनालिसिस कराते कराते इतना तो अनुभव हो ही जाता है कि ट्रेंड किस प्रकार से चलेगा। और इसका नेतृत्वकर्ता भारतीय सेनानी कौन थे और दमनकर्ता अंग्रेज कौन थे, ध्यान रखेंगे। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय थे, आप जानते हैं, बूढ़े नवाब, और इनको निकलसन हडसन दमन करते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल, जो अंतिम एक तरह से नवाब रहते हैं, उनकी जो है औरत रहती है बेगम हजरत महल, इनका जो है कैंपवेल दमन करते हैं। कानपुर से नाना साहेब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई फेमस है, यूरोज की लड़ाई और रानी लक्ष्मीबाई का आप जानते हैं। इलाहाबाद से लियाकत अली जो है, कर्नल नील जो है दमन करता रहता है। बनारस से जन साधारण लोग, मतलब कोई स्पेशल नेतृत्व करता नहीं रहते हैं, कर्नल नील इनका भी दमन करते हैं, चूंकि इलाहाबाद बनारस पास में ही रहता है। बिहार से कुंवर सिंह जो है वीर कुंवर सिंह जो है करते हैं, तो इनका जो है विलियम टेलर रहते हैं। पंजाब से भी कोई स्पेशल नेतृत्व नहीं मिलता है। फतेहपुर से अजीमुल्ला, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, बरेली से खान बहादुर खान। यह प्रश्न पूछा था पीसीएस में भी, और आपको भी देखिए किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। बरेली से खान बहादुर खान और विसेंट आयर दमन करता। यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। भारत में पहला कार्बन मुक्त राज्य कौन सा बना है, तो हिमाचल प्रदेश भारत में पहला कार्बन मुक्त राज्य की तरफ जो है आगे बढ़ा हुआ है। पर्यावरण लेखा परीक्षा के लिए सभी सरकारी विभागों में को अनिवार्य किया गया। देश का पहला और दुनिया का दूसरा कार्बन मुक्त राज्य बनने के रास्ते पर हिमाचल प्रदेश है। मास्टर प्लान, जलवायु परिवर्तन पर नीति और रणनीति और कार्बन क्रेडिट के दोहन के अनुसार निवासियों को एक जीवन शैली में बदलाव की उम्मीद, जैसे सोलर वगैरह, यहाँ पर जो नवीकरणीय ऊर्जा के तमाम संसाधन देखे जा रहे हैं, जैसे पवन ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा है। तो अभी तो सबसे ज्यादा सोलर ऊर्जा पर ही सरकार फोकस कर रही है, क्योंकि इंडिया में पवन ऊर्जा का स्कोप थोड़ा कम भी है, बहुत ज्यादा उस पर नहीं हो रहा है, लेकिन सोलर ऊर्जा पे ज्यादा काम हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी 2018 की रिपोर्ट अगर माने तो संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के कुल 14% कार्बन उत्सर्जन में योगदान करता है। भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत से लगभग 40%। एक प्रश्न ये भी है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी, तो अगर 75वें की बात करें तो इसकी थीम जो थी वही 76वें, यानी जो आने वाला उसकी भी है, ध्यान रखेंगे, जो है राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम है। थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यही थीम रखी गई थी। आजादी का अमृत महोत्सव 75वां आप जानते हैं मनाया जा रहा है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड से प्रश्न आया था दोस्तों, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल। तो अगर आर्टिकल की बात करें तो 44 से जो है, आप कई बार सुनेंगे कि अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये है क्या दोस्तों, थोड़ा सा अगर एक सेकंड समय देकर इसको हम समझ लेंगे तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। शादी विवाह और तलाक के मायने में हिंदू मुस्लिम के रीति रिवाज अलग है, जैसा कि आप जानते होंगे, समाज में आप देख भी रहे होंगे। तो यह जो कानून है कुछ इसी प्रकार का है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए कुछ एक प्रकार का कानून लाया जा सके कि शादी विवाह तलाक, दत्तक पुत्र गोद लेने की प्रथा, मतलब एक तरह से मैरिज सिस्टम जो हमारा है वह कुछ एक ही तरह से सभी के लिए चले। तो कुछ मुस्लिम समाज इसका विरोध भी करते हैं कि हम अपने धार्मिक रीति रिवाज से चलेंगे, और बाकी हिंदू समाज को इसका समर्थन भी करते हैं। भारत में समान नागरिक संहिता प्रत्येक नागरिक को शासित करने के लिए एक आम समूह के साथ प्रत्येक प्रमुख धार्मिक समुदाय के ग्रंथों और रीति रिवाजों के आधार पर व्यक्तिगत कानून को बदलने का प्रस्ताव है, कि मतलब जो धार्मिक ग्रंथ और रीति रिवाज से जो सिस्टम चल रहा है उसको बदल दिया जाए, है ना। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार जो है अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के लिए एक प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे राज्य में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो कई जगह गोवा में लागू भी हो चुकी है, आप लोग जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, कई राज्यों में लागू होने का प्रस्ताव चल भी रहा है, जो है सरकार इसको कोशिश कर, लेकिन जो है इसका काफी विरोध भी होता है। एक यहाँ से प्रश्न दोस्तों प्रेस से संबंधित आया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष आया था, इन विच ईयर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट केम। तो लॉर्ड लीटन जो है 1876 से 80 के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, इसको ध्यान रखें। अब होता क्या है देखिए, पूरे घटनाक्रम को समझेंगे कि प्रेस का कैसे कैसे कार्यक्रम चलता है। भारत में प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में उस समय हुई थी जब पुर्तगाली पादरियों द्वारा 1557 में एक पुस्तक छापा गया था, पहली बार प्रिंटिंग प्रेस इन द इंडिया इंट्रोड्यूस बाय द पोर्चुगीज, याद रखेंगे। भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता की बात करें तो प्रथम प्रयास जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था, हिक्की बार बार आपने पढ़ा होगा। 1780 में प्रथम समाचार पत्र जो है बंगाल गजट इन्होंने छापा था, द कलकत्ता जनरल ऑफ एडवर्टाइजर से किया था।
बंगाल गजट चूंकि बंगाल में ही इनकी कंपनी वगैरह थी, बंगाल में ही इनका जो है एक तरह से छावनी कह लीजिए, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो वहीं से अपना इन लोगों ने जो है प्रथम न्यूज पेपर हिक्की ने छापा। इसके बाद बात करें अंग्रेजी में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा 1816 में, पहले 1780, फिर पहले 1557, 1780, अब आ गया 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित बंगाल गजट किसी भी भारतीय द्वारा हिंदी में प्रकाशित पहला समाचार, मतलब बंगाल गजट को हिंदी में इन्होंने जो है प्रकाशित किया और भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया पहला समाचार पत्र था। और हिंदी में उदंड मार्तंड का नाम आपने सुना होगा, 1826 में कानपुर से जुगल किशोर ने इसका प्रकाशन किया। ये पूर्ण रूप से भारतीय और हिंदी में था, इसको याद रखेंगे। हिक्की वाला तो बंगाल गजट अंग्रेजी का ही ट्रांसलेशन था। फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बंगाली में सोम प्रकाश के विरुद्ध लीटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लग गया। मतलब ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे उन्होंने एक सोम प्रकाश रचना की जो है की थी सोम प्रकाश, उसके विरुद्ध लीटन ने एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाकर उसको प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन लॉर्ड मेटकाफ आते हैं जिन्हें प्रेस का मुक्तिदाता, प्रेस का गला घोटने वाला लीटन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और प्रेस का मुक्तिदाता मेटकाफ को कहा जाता है, जो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता होते हैं। और 15 सितंबर 1835 को लागू किया जाता है भारतीय प्रेस स्वतंत्रता अधिनियम। इसको भी आप जानें, प्रेस फ्री हो जाता है। अभी फिलहाल का प्रेस कैसा है वो तो आप रैंकिंग से ही समझ सकते हैं, 160 100 प्लस रैंकिंग चल रही है प्रेस की दशा काफी खराब है, लेकिन ये प्रेस जो है बहुत मजबूत प्रेस थे शुरुआती दौर की। 2011 की शहरी जनसंख्या वाला प्रश्न रिपीट हो गया, कोई मतलब नहीं है। अब समझिए ये टेलीग्राम का आपका ग्रुप है, स्कैन करिए और यहाँ पर कुछ पीडीएफ आपको अपलोड की जाती है तमाम तरह से। और अगर आपको सेशन पसंद आया प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, अपना सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं कल इसी तरह के इंटरेस्टिंग सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।